आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे प्रिय सज्जनों, बनना है तो एकलव्य की तरह बनो, ताकि कोई भी बहाना पढ़ाई करते वक्त आपके सामने टिक ना पाए। तो हम देख रहे हैं बेसिक वीडियो चैप्टर 2 के, ओके, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ाते हैं, जिसके ऊपर फिर बाद में उसी वीडियो के अंदर MCQ सॉल्व करके देखते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना तीनों चीज़ें हो जाती है। तो गाइज ये चैप्टर 2 के हमारे बेसिक वीडियोज़ चल रहे हैं। पहले वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए इसके पार्ट्स, तो आप वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर नंबर 2 का हमने 1 शॉट वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। मिनिमम आप 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आप पढ़ पाओगे इजीली। एंड MST-CET के अंदर वो मस्ट है, ठीक है, वो पहले आप देखो। अगर वो पढ़ा है, आपने देखा है, तो फिर ये बेसिक वीडियोस देखना और इसके ऊपर के MCQ सॉल्व करके देखना। ओके, उसके साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MST-CET के डाले हैं, वो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल आज हम देखेंगे और इसके ऊपर के MCQ सॉल्व करके देखेंगे। इसके अंदर कौन से फेज़ होते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर के जो फेजेस होते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहला देख लेते हैं कि ये प्राइमेट्स के अंदर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी एक हम बोल सकते हैं कि आदत है, उनके अंदर एक होता ही होता है, वो फीचर है उनके अंदर। ओके, प्राइमेट्स के अंदर, एंड इनके अंदर क्या है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इनके प्राइमेट्स के अंदर क्या है, ह्यूमन भी होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सो ये क्लास है प्राइमेट्स, ठीक है, ये क्या है, क्लास है, जिनके अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और हम भी उनके अंदर आते हैं। एंड इट इन्वॉल्व साइक्लिक चेंज ऑफ ओवरी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इनके अंदर क्या होता है, जो ओवरी होता है हमारा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, इनके अंदर साइक्लिक चेंज आते हैं, मतलब एक साइकिल की तरह ठराविक टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होते हैं, अगेन रिपीट होते हैं, अगेन रिपीट होते हैं, मतलब वो साइकिल की तरह आते हैं। एंड मेनली इन यूटरस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूटरस, ये तीनों जगह पे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। और ये जो साइकिल होती है वो कितने डेज़ की होती है, 28 डेज़ की, मतलब 28 डेज़ के बाद ये रिपीट आती रहती है। एंड द साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फेज। जो साइकिल होती है वो 4 फेज़ के अंदर डिवाइड होती है। ओके, तो देखो आप कौन सा, अभी इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, आपको पता चल गया। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, देन होता है प्रोलिफेरेटरी फेज़ जिसका नाम है फॉलिकुलर फेज़, देन ओव्यूलेटरी फेज़ थर्ड वाली, एंड फोर्थ वाली सीक्रेटरी फेज़ आल्सो नोन एज ल्यूटियल फेज़। तो पहली 3 से 7 दिनों तक होती है पहली, ओके, पहली कैसी होती है, 3 से 7 दिनों तक, दूसरी होती है 5th to 13th डे, 5 से 13 दिनों तक, देन ओव्यूलेटरी होती है एट 14th डे, मतलब जब 14, एंड जो सिक्रेटरी होती है जिसको हम ल्यूटियल बोलते हैं वो 15th से अगेन 28 डेज तक होती है आगे वाली। तो इस तरीके से 28 डेज़ की पूरी साइकिल होती है एंड बाद में अगेन रिपीट होती है, ऐसा रिपीट चलता रहता है। सो यहाँ पे देखो क्या समझना है आपको, दीज चेंजेस टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ, ये कैसे ये चेंजेस होते हैं लेकिन किसके इफेक्ट में, गैनाडोट्रोपिन एंड ओवियरियन हार्मोन्स। ओके, गैनाडोट्रोपिन हार्मोन जो गैमेट्स बनाते हैं हार्मोन, उसको हम क्या बोलेंगे, गैनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो 2 होते हैं, LH एंड FSH। सो LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये दोनों गैनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है। एंड ओवेरियन हार्मोन, ओके, ओवरी जो से वो जो रिलीज करता है वो ओवेरियन हार्मोन्स। सो यहाँ पे देखो, सेक्स ऑर्गन्स बिगिंस टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन इन मेल्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। मेल के अंदर जो, यहाँ पे देखो, मेल के अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, मैच्योरिटी। वो कौन सी होती है एज, 12 से 15 ईयर्स तक जब होता है मेल, तब उसके अंदर क्या होता है, हार्मोन्स एंड मेल गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, मेल सेक्स और हार्मोन्स एंड मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपको समझना है कि मेनार्च मतलब क्या होता है एंड मेनोपॉज मतलब क्या होता है। अभी मेनार्च मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि होते हैं 10 से 14 ईयर्स तक, मतलब जो गर्ल, ओके, जो फीमेल 10 से 14 ईयर्स तक है, जो गर्ल है, उनके अंदर क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्टिंग की जो प्रोसेस रहेगी, ओके, द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्च, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब कि एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होती है 45 to 50 ईयर्स तक,
जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी तब तक जो है वो ये दोनों के बीच में जो पीरियड रहेगा उसको हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव एज क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज। और रिप्रोडक्टिव एज मतलब क्या कि ये एज के अंदर फीमेल जो होती है वो एबल होती है न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। ओके, आफ्टर 50 ईयर्स वो रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल नहीं होंगी, बिकॉज वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा। बिफोर 40 ईयर्स या फिर बिफोर 10 ईयर्स जो है वो जो गर्ल रहेगी वो रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। मेनार्च एंड मेनोपॉज, एंड इसके बीच में जो टाइम पीरियड रहता है उसको हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। सो अभी बेसिक में हम देखते हैं पूरा डिटेल में कि सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है। सो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है? मेंसेस स्टार्ट होता है। मेंसेस मतलब क्या होता है कि ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ब्लड स्टार्ट हो जाता है फ्लोइंग थ्रू वजाइना। ओके, वजाइना से वो बाहर आता है। एंड कितना ब्लड फ्लो होता है? अबाउट 45 to 100 ml ब्लड जो है फ्लो होता है। एंड ये 5 डेज चलती है प्रोसेस। ओके, फर्स्ट से 5 डेज तक, और नॉर्मली ये 3 to 5 डेज़ की होती है। ओके, 5 डेज़ हम बोलते हैं, लेकिन ये 3 डेज़ की भी होती है, कभी कभी 4 डेज़ की भी होती है, 4 डेज़ की, और कभी कभी 5 की भी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको समझ गया कि ब्लड लॉस होता है। अभी आप बोलेंगे कि ब्लड कैसे लॉस होता है? वहाँ पे अंदर तो कोई, हम बोल सकते हैं कि जैसा हमको कुछ खरोच आया या फिर जो हमको एक्सटर्नली कुछ अगर लगा तो हमको ब्लड हमारा बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ से क्यों निकलना है वैसे? तो इसका पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे फिब्रिनोलाइसिन जो है वो अब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? अब्सेंट फिब्रिनोलाइसिन, जिससे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। हमको पता है ब्लड क्लॉटिंग होती है, अगर हमको कहाँ पे लग गया है तो कुछ समय में वहाँ पे ब्लड का क्लॉट हो जाता है, वहाँ से फिर बाद में ब्लड नहीं रिलीज़ होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? फिब्रिनोलाइसिन, जिससे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, और इसीलिए कंटिन्यूस ब्लड लॉस होता है 3 to 5 डेज तक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ब्लड लॉस होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्यों लॉस होता है, वो क्लॉट क्यों नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे फिब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होता है। देन प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो रिलीज होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिलीज्ड। क्यों रिलीज होगा? बिकॉज वहाँ पे लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, किसकी? ईस्ट्रोजन की एंड प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स है, इसकी लेवल क्या हो जाएगी? ये फीमेल के अंदर हार्मोन्स होते हैं। ओके, सो ये क्या होता है? फीमेल के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है? ये रिलीज हो जाते हैं। क्यों रिलीज होते हैं? बिकॉज यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाता है। क्यों रिलीज हो जाता है? बिकॉज यहाँ पे लेवल कम हो जाती है ड्यू टू द डिक्रीज इन लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये डिक्रीज है, ओके, डिक्रीज इन लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये रिलीज हो जाने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिलीज हो जाता है, और जो एंडोमेट्रियम होता है वो ब्रेक हो जाता है यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। सो जो एंडोमेट्रियम है हमारा वो 1 mm का बन जाता है। ओके, देन नेक्स्ट जो प्रोलिफेरेटिव फॉलिकुलर जो नेक्स्ट फेज है वो है प्रोलिफेरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेंस्ट्रुअल क्यों? मतलब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद होती है, इसलिए हम इसको पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ओके, एंड ये मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन के पहले होती है, मतलब मिडल में। ओके, प्रेजेंट मीन मिडल। मेंस्ट्रुएशन मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाने के बाद जिसमें ब्लड लॉस होता है, एंड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी मतलब जिसके अंदर ओव्यूलेशन, ओवम लॉस होता है, ओव्यूल। ओके, ये ओवम लॉस होता है, उसको हम बोलेंगे ओव्यूलेटरी। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये दोनों के बीच में होती है यहाँ पे प्रोलिफेरेटिव फेज। पहले 1st डे से 5th डे तक जो है वो रहेगा हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, देन 5th से 13 डेज तक रहेगा प्रोलिफेरेटिव फेज, उसको ही हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, उसी को ही हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ओके, देन 1 बिकम ग्राफियन फॉलिकल। इसके अंदर क्या होता है? एक ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। एंड क्यों बन जाता है? अदर आर डीजनरेट। यहाँ पे एक जो है वो ग्राफियन फॉलिकल बनता है प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर, या फिर उसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे फॉलिकल फॉर्म होता है। कौन सा? ग्राफियन फॉलिकल। एंड या फिर देखो अदर आर डीजनरेट, उसको हम क्या बोलेंगे? एट्रेसिया। ओके, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? एट्रेसिया बोलेंगे। एंड अभी यहाँ पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस कैसी होती है? 3 to 5 mm, मतलब इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस कब कम होती है इसकी? मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम वो ब्रेक हो जाता है और वहाँ से ब्लड रिलीज हो जाता है वजाना से, बिकॉज वहाँ पे 1 mm ही उसकी एंडोमेट्रियम की जो है हम बोल सकते हैं थिकनेस है वो बन जाती है, ठीक है, 1 mm की। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फेज के अंदर जो है वो 3 to 5 mm का बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों फेज आपको समझ में आ गया। देन थर्ड वाला फेज देखो, थर्ड वाला फेज क्या कहता है? ये है शॉर्टेस्ट फेज, ओव्यूलेटरी फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड यहाँ पे देखो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है
उसके अंदर से ओव्यूल निकल जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। एंड इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। ओके, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी oocyte यहाँ पे होता है ओव्यूल के अंदर। एंड ये 14th डे पे होती है, एट अ 14th डे। एंड यहाँ पे क्या सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड पेन इन लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन के अंदर जो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज क्या है, लॉन्गेस्ट फेज, बहुत बड़ी लंबी फेज होती है ये टोटल 14th डे तक फेज चलती है, ठीक है। और ये जो होती है हमारी कौन सी शॉर्टेस्ट फेज, ये कितने डेज तक चलती है हमारी, सिर्फ एक डे की, वो है 14th डे, सिंगल 14th डे के तभी एक सिंगल डे ये फेज़ होती है, इसलिए इसको हम शॉर्टेस्ट फेज़ बोलते हैं। और जो लॉन्गेस्ट फेज़ होती है वो टोटल 15th डे तक चलती है, ठीक है, 15 से 28 तक, मतलब कि कितने डेज हो गया वो हो गया हमारा 13 डे, ठीक है, 13 डे, 13 दिन तक ये चलती है। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ओवम जो है वो रिलीज़ हो जाता है, ये ओवम हमारा रिलीज़ हो गया। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, ठीक है, ओवम हमारा रिलीज़ हो गया, और बाद में जो रिमेनिंग पार्ट रहा वो बन जाता है कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, किससे, अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ओव्यूलेटेड एग मे गेट फर्टिलाइज विद इन 40 आवर्स। ओके, मतलब कि जो यहाँ पे एग जो हमारे, ये देखो आप एग्स, ओके, ओवम्स। सो ये जो एग्स है वो जब तक रिलीज हो जाएंगे, रिलीज हो गए तो उसके बाद 40 आवर्स, 24 आवर्स, तो उसके बाद 24 आवर्स, मतलब कि यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर वो फर्टिलाइज होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो 24 आवर्स के अंदर वहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, सिंपल में ये कॉपुलेशन होना चाहिए, मेल फीमेल कॉन्टैक्ट में आने चाहिए, तभी वो न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर पाएंगे। देन कॉर्पस ल्यूटियम अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच क्या करेगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, रिमेनिंग पार्ट का, रिमेनिंग टिश्यू का। एंड यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है, देखो 10 to 11 या फिर 10 mm बन जाता है। बिकॉज यहाँ पे पता है इनको, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर एम्ब्रियो को वहाँ पे इम्प्लांट होना चाहिए, तो इसलिए वो यहाँ पे पूरी एंडोमेट्रियम जो है वो थिकनेस बढ़ जाती है। ओके, पूरा थिकनेस बढ़ जाता है, पूरी तैयारी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट में एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाती है, 8 to 10 mm की हो जाती है। और अगर ये लास्ट फेज़ है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर बाद में अगेन जो एंडोमेट्रियम है 8 to 10 mm की, वो बाद में फिर से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेंस्ट्रुअल फेज भी स्टार्ट होती है, वहाँ से फिर ब्लड बाहर आता है। मतलब कि ये पूरी तैयारी करते हैं कि जो स्पर्म है हमारा आएगा, स्पर्म आएगा और बाद में ओवम को फर्टिलाइज करेगा, एंड बाद में ये एंडोमेट्रियम जो है वहाँ पे वो इम्प्लामेंट होगा, हमको पता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कैसा है, अभी अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर एंडोमेट्रियम बाद में फिर ब्रेक हो जाता है और इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, फिर वहाँ से अगेन ब्लड स्टार्ट होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो तो उस दिन से जो है वो ओव्यूलेशन, सो जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उस दिन से जब तक बेबी जो है वो मदर बॉडी से बाहर नहीं आता तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहती है, ठीक है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो अब्सेंट होती है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, लॉन्गेस्ट फेज, शॉर्टेस्ट फेज। एंड यहाँ पे फिर बाद में वो ब्लड जो है वो यहाँ पे देखेगा 24 आवर्स तक जो है वो वेट करेगा कि अगर स्पर्म आया, फर्टिलाइज हुआ तो ठीक है, नहीं आया तो फिर बाद में अगले दिन से, फर्स्ट दिन से 5 दिन तक फिर बाद में मेंस्ट्रुअल फेज चलता रहेगा, जिसके अंदर मेंसेस होगा, मतलब ब्लड लॉस होगा 45 to 100 ml। ऐसा रिपीट साइकिल चलता रहेगा। ये साइकिल कब बंद होगा, जब एक तो फर्टिलाइजेशन हो जाए, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो बेबी बाहर आने तक जो है वो बंद रहेगा, या फिर एट द एज ऑफ 45 जब मेनोपॉज होगा, मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएंगी तभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो सकती है, ठीक है। देन यहाँ पे अभी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसके ऊपर के। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपीटेड ऑलमोस्ट रेगुलरली एवरी डे। ओके, सो इसका आंसर क्या है, 28, बहुत ईजी है। देन क्वेश्चन नंबर 2, द मिडल ऑफ ईच साइकिल इज कैरेक्टराइज बाय, सबसे पहला ए, द रिलीज ऑफ एन एग, देन बी, degeneration of corpus luteum into corpus obliquans, then C, thickening of endometrium, D, breakdown of endometrium। तो thickening of endometrium लास्ट में रहेगा, breakdown of endometrium फर्स्ट में होता है। और यहाँ पे जो रिलीज ऑफ एग है मतलब ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन ये जो होती है ना, ये होती है मिडल ऑफ ईच साइकिल का मिडल होता है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, मिडल स्टेज। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम ही इज रिलीज फ्रॉम, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवम जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम
बताओ, राइट ओवरी ओनली, लेफ्ट ओवरी ओनली, बोथ ओवरीज, या फिर अल्टरनेटिवली फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट ओवरीज। सो इसका आंसर क्या है? अल्टरनेटिवली फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट ओवरीज। बिकॉज हमको पता है 2 ओवरीज होती है, एक इस जगह पे, एक यहाँ इस जगह पे, ठीक है, हमको पता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये ओवरी रिलीज करती है एक इस महीने, सो अगले महीने ये, सो अगले महीने फिर बाद में ये, ऐसा अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है। देन 5, मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर, तो बताओ इसका आंसर। मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर 1 to 4 days, 3 to 7 days, 10 to 15 days एंड 16 to 21 days। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 to 4 days। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ। तो एंडोमेट्रियम जो है वो यूटेरस की वो ब्रेक डाउन हो जाती है। क्यों ब्रेक डाउन हो जाती है? किसका इफेक्ट होता है? सो ये बताना है। सो प्रिय सज्जनों, बताओ इसका आंसर क्या है? एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ए, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बी, increasing level of estrogen, then prostaglandins released due to the increased level of progesterone and estrogen, and prostaglandins released due to the decreased level of LH and FSH। तो इसका आंसर क्या है? सो इसका आंसर है सी, prostaglandins released due to the increasing level of progesterone and estrogen। prostaglandins क्या हो जाता है? रिलीज हो जाती है, बिकॉज क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जिससे क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7, देन क्वेश्चन नंबर 7, सो क्या है? ऑनसेट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू। अभी ऑनसेट्स क्या है? ऑनसेट मतलब कि क्या? स्टार्ट होना, स्टार्ट, आरंभ होना, ठीक है, स्टार्ट होना। तो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू, स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है ए, डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 8, एंडोमेट्रियम रीजनरेट ड्यूरिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इसका जो आंसर रहेगा वो है प्रोलिफेरेटिव फेज, बिकॉज मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर वो डीजनरेट हो जाता है, और उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो होती है हमारे फेज, वो होती है प्रोलिफेरेटिव फेज, जिसके अंदर वो रीजनरेट हो जाता है, वापस में जनरेट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय फॉलिकुलर सेल्स। ओके, वो क्या करता है? फिर सीक्रेशन हो जाता है ईस्ट्रोजन का बाय फॉलिकुलर सेल, उससे क्या होता है? कॉज रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम टू अबाउट 3 mm to 5 mm, देन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ FSH एंड बोथ A and B। सो इसका आंसर क्या है? डी, बोथ A and B, मतलब कॉज रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। जब ईस्ट्रोजन सीक्रेट हो जाता है फॉलिकुलर सेल से, वो तो एंडोमेट्रियम को रिपेयर करता है, एंड वो इंक्रीज हो जाती है उसकी थिकनेस एंडोमेट्रियम की, वो 3 mm to 5 mm बन जाता है, ठीक है। वो देखो हमने यहाँ पे देखा था 3 mm to 5 mm का बन जाता है हमारा एंडोमेट्रियम। ये देखो यहाँ पे सेकंड फेज के अंदर देखो 3 mm to 5 mm का बन जाता है। ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन, जो क्या कहता है? द लेवल ऑफ LH रीचेज पीक एट द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब LH है वो एकदम बढ़ जाएगा लेवल, सो कौन से डेज तक वो सबसे ज़्यादा रहेगा? सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला आंसर, मतलब कि 14th डे, ठीक है। 14th डे में जो है वो LH जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। 14th डे में कौन सी फेज़ होती है हमारी? वो होती है ओव्यूलेटरी फेज़, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओव्यूलेटरी फेज़ के टाइम पे जो है वो हमारा LH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, पीक पे रहेगा। देन 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवन ऑकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। रप्चर होता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल एंड ओवम रिलीज हो जाता है, ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है? तो ये इसका आंसर सीधा सीधा है, वो है LH, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके इफेक्ट से क्या होता है? रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल्स एंड ओहम जो है वो रिलीज हो जाता है। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द सेकंड सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर। जो सिक्रेटरी फेज होती है ये होती है लॉन्गेस्ट फेज, हमको पता है ये लॉन्गेस्ट फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और ये जो है वो यहाँ पे 40 डेज तक चलती है, 40 डेज तक, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, आफ्टर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes रिमेनिंग टिश्यू ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू। रिमेनिंग टिश्यू कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? मैंने आपको पढ़ा है, बताओ, कॉर्पस ऑब्लिकन्स, सेकेंडरी फॉलिकल, या फिर प्रीमोर्डियल फॉलिकल, या फिर कॉर्पस ल्यूटेयम। तो इसका आंसर क्या है? कॉर्पस ल्यूटेयम। देन नेक्स्ट, द ओव्यूलेटेड एग मे गेट फर्टिलाइज्ड विद इन। जो ओव्यूलेटेड एग है वो
कितने घंटों तक वो फर्टिलाइज होना चाहिए, घंटों से कम, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर। सो इसका आंसर मुझे लगता है कि आपको पता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। तो मतलब कि जब जितना टाइम रहेगा उसका वो एक्टिव रहने का, वही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट भी दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज्ड, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या रिलीज़ करता है? पहला है प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजन, देन सी है इनहिबिन। तो इसका आंसर क्या है? डी है। ये तीनों हार्मोन को रिलीज़ करता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। सो कॉर्पस ल्यूटियम कब बन जाता है? जब सो आफ्टर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte रिमेनिंग टिश्यू ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कॉर्पस ऑब्लिकन्स, ठीक है। मतलब जब रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte हमारा, रिलीज हो जाने के बाद जो रिमेनिंग टिश्यू होता है ग्राफियन फॉलिकल का, वो ट्रांसफॉर्म होता है कॉर्पस ऑब्लिकन्स के अंदर। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये रिमेनिंग टिश्यू है, ओके, लेकिन यहाँ पे जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ओके, ये ध्यान में रखना है। सो मेरे प्रिय सज्जनों, यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर गाइस वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उनको भी अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जल्दी से हमारी 20K की फैमिली जो है कंप्लीट होनी चाहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।